हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंचल भाई अल्ट्राइडियम एकेडमी में एक बार फिर आप लोगों के सामने हूं। और आज मेरा मूड बहुत अच्छा है क्योंकि आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट लेक्चर है। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के कल तक के लेक्चर्स में जो कुछ भी देख चुके थे वो सब कुछ देखने के लिए ऊपर आई बटन पे आप लोग क्लिक कर लीजिए। जिन्होंने नहीं देखा है, जो देख रहे हैं उनकी तो कोई दिक्कत ही नहीं, उनकी तो बात ही क्या है, उनके तो कमेंट्स ही बड़े निराले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक, प्रेशर ऑन सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। अब ये चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे प्रेशर कहां से आ गया? प्रेशर फोर्स के कारण लगता है, ठीक है, वो तो बात सही है, लेकिन चार्ज कंडक्टर पे कैसे? तो बेटा इसको यूं समझो कि चार्ज कंडक्टर में क्या खासियत होती है। चार्ज कंडक्टर की खासियत ये होती है कि चार्ज कंडक्टर को, यानी एक आप किसी भी कंडक्टर को कितना भी चार्ज दे दीजिए, सारा का सारा चार्ज कहां चला जाता है? सारा का सारा चार्ज सरफेस। मान लो ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है, मैंने इसे कुछ पॉजिटिव चार्ज दिया तो इसका सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज सरफेस पे चला गया। सरफेस पे क्यों चला गया, क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि आप शुरू से मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो आपको बिल्कुल पता होगा कि जब आप किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हैं, एक्सेस चार्ज देते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं, तो क्या होता है? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो वो सारे के सारे लाइक चार्जेस कहां चले जाते हैं? आपने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो एक दूसरे से दूर भागेगा। और कंडक्टर के अंदर चार्जेस आर फ्री टू मूव, कंडक्टर के अंदर चार्जेस फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो वो सरफेस पे जाके बैठ जाते हैं। ठीक है, सरफेस से आगे क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि सरफेस से आगे हमारा जो मीडियम है वो नॉन कंडक्टिंग है। अगर मैं एक तार जोड़ दूं और इसको अर्थ से जोड़ दूं या किसी दूसरे, तो ये तुरंत चले जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी नॉन कंडक्टिंग मीडियम है। तो बेटा मेरा कहने का जो मतलब है वो ये कि ये एक दूसरे से दूर जाके सरफेस पे तो बैठ गए। क्या सरफेस पे बैठने के बाद इन्होंने एक दूसरे को रिपेल करना बंद कर दिया? बिल्कुल नहीं, ये अब भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी है, कहीं जा नहीं सकते। ठीक है, तो एक चार्ज कंडक्टर हमेशा बाहर की तरफ इन द एक्सटर्नल डायरेक्शन एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, एक फोर्स महसूस करता है जो बिल्कुल बाहर की तरफ उसको फैलाती है। ठीक है, या हम सरल भाषा में ये भी कह सकते हैं कि एक चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे हमेशा एक प्रेशर लगता है, एक प्रेशर बना हुआ रहता है। ठीक है, तो हम इसी प्रेशर को यहां पर डिराइव करेंगे। कोई डाउट है यहां तक कि हम क्या करेंगे? ये तो समझ में आ गया। अब कैसे करेंगे इसको समझते हैं। क्या होता है कि मैथमेटिक्स ने हमें एक बड़ा शानदार तरीका बता रखा है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं कि बेटा जब कोई बहुत बड़ी बॉडी के ऊपर अपने को स्टडी करनी होती है, भाई ये स्फीयर इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन जब भी हम किसी बड़ी चीज के ऊपर स्टडी करते हैं तो हम पहले उसके छोटे से पार्ट के ऊपर स्टडी करते हैं, फिर उस छोटे से पार्ट को जो स्टडी की उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, और इंटीग्रेशन करके हमें पूरी बॉडी की जानकारी मिल जाती है। तो हम ऐसे ही इस स्फीयर के साथ भी करेंगे। हमने क्या किया, इस स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट ले लिया, एक छोटा सा हिस्सा हमने इसका अलग कर लिया, ये वाला, ये मैंने जो हरे कलर का गोला बनाया, इसको मैं नाम दे देता हूं ए बी, और एक मैं तीसरा पॉइंट भी पकड़ लेता हूं यहां पे सी। तो मैं एक सरल भाषा में आपसे कहूं, एक सिंपल लैंग्वेज में आपसे कहूं, तो मैंने इस बड़े से स्फीयर को दो भागों में तोड़ लिया। एक भाग तो कौन सा? ए सी बी, यहां लिख देते हैं। एक पार्ट तो है ए सी बी, और एक पार्ट कौन सा? ए बी, जो कि छोटा वाला है, जो हमने एक छोटा सा पार्ट ए बी कंसीडर किया है। इस ए बी के ऊपर अपने को स्टडी करना है। ए बी के ऊपर स्टडी करना है, तो बचे हुए स्फीयर को हमने क्या नाम दे दिया? ए बी को हटा के जो बच गया वो ए सी बी। मतलब ये स्फीयर इन दो चीजों से, इन दो पार्ट से मिलकर बना है, जिसमें ए बी नेग्लिजिबल एरिया का है और ए सी बी बचा हुआ एरिया है। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, अब बेटा जी हम क्या करते हैं, ये ए बी और ए सी बी वाला फंडा समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं कि दो पॉइंट लेते हैं। मान लो ये मेरा हाथ देखो, ये मेरा जो हाथ है, मान लो कि ये आपके कंडक्टर का सरफेस है। क्या है? कंडक्टर का सरफेस है। मैं दो पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं, एक तो सरफेस के ऊपर बाहर की तरफ, दूसरा सरफेस से जस्ट अंदर, बिल्कुल सरफेस से अंदर। ठीक है, मतलब एक पॉइंट तो यहां है और एक पॉइंट यहां है, सरफेस से बिल्कुल है पास में, लेकिन एक तो सरफेस यहां पे शुरू हो रहा है उससे ऊपर है, और एक उससे थोड़ा नीचे है। तो हम उसको यहां शो कर देते हैं कि एक पॉइंट तो ये रहा, इसको हमने क्या नाम दे दिया? पॉइंट को P1। एक पॉइंट ये है, इसको हमने क्या नाम दे दिया? P2। आप कहोगे सर आपने तो हमें P बना दिया, क्यों? ये P1 और P2 तो बहुत दूर है। P1 और P2 दूर इसलिए हैं क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स
मैं आप लोगों को डायग्राम में समझाने के लिए ले रहा हूं, वरना ये पॉइंट्स वैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो कहां पे कंसीडर करना है अपने को, बिल्कुल इस सरफेस के ऊपर, एक तो सरफेस से बाहर और एक सरफेस से जस्ट अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए P1 और P2। एट पॉइंट P1, पॉइंट P1, बेटा पॉइंट P1 सरफेस से जस्ट बाहर है, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, बाहर की तरफ, सरफेस सॉरी बाहर नहीं, सरफेस पे ही है, सरफेस पे है बाहर की तरफ, ठीक है। तो एक चार्ज कंडक्टर के स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, मैंने मेरे परसों के लेक्चर में बताया था, आप लोग जानते हैं, जो नहीं जानते वो आई बटन पे जाएंगे, जो जानते हैं वो मेरे साथ आएंगे। तो बेटा ई सरफेस कितनी होती है, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, परसों के लेक्चर में हम डिराइव कर चुके हैं, जहां पे सिग्मा क्या है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका चार्ज पर यूनिट एरिया। तो किसी भी चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये पॉइंट P1 पे होगी, और पॉइंट P2 पे कितनी होगी मेरे बच्चों, पॉइंट P2 पे कितनी होगी, इनसाइड, इनसाइड एक चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, बिल्कुल सही, 0 होती है, ठीक है, कोई डाउट, इसको इक्वल टू क्यों लगाए। अब देखते हैं बेटा, एक बात बताओ, इस स्फीयर को मैंने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, कौन कौन से, AB और एक ACB, ठीक है। तो इस पॉइंट P1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड 2 कारणों से होगी, एक तो AB के कारण और एक ACB के कारण, है ना, उन दोनों का टोटल ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मेरी बात समझ रहे हो। पॉइंट P1 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके 2 रीजन होंगे, 2 कारण होंगे, एक तो स्फीयर का कौन सा हिस्सा, ACB, ACB के कारण ये रही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने किससे डिनोट कर दिया इसको, E1 या E1, ठीक है। वापस से मेरी बात को सुनना, ये E1 कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ये E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है इस स्फीयर के पार्ट ACB के कारण, क्योंकि इस स्फीयर के 2 पार्ट है, ACB और AB, तो ACB के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, E1 से, और AB के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम किससे डिनोट कर देते हैं, E2 से। अब AB है क्या, एक चार्ज ही तो है भाई, आपने छोटा सा एरिया लिया, छोटे से एरिया पे चार्ज बैठा हुआ है, तो एक तरह से पॉजिटिव चार्ज है, तो उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ ही होगी, कितनी, किससे डिनोट कर रहे हो उसको, E2 से, और E1 भी बाहर की तरफ, E2 भी बाहर की तरफ, क्योंकि सरफेस पे हम जानते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होती है, इसलिए ये दोनों भी बाहर की तरफ ही होंगे। कोई डाउट, चलिए कोई डाउट नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि पॉइंट P1 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 के सम के बराबर है। ये E1 और E2 क्या है, इसको हम लोग यहां पे मेंशन कर देंगे। E1 तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ACB, और E2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू AB, इन 2 पोर्शंस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये पॉइंट P1 की स्टोरी होगी, ये पॉइंट P2 की स्टोरी होगी। अब हम आते हैं पॉइंट P2 पे, हम जानते हैं क्योंकि कंडक्टर के अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो पॉइंट P2 पे मेरे बच्चों, ये जो AB है ये तो एक पॉजिटिव चार्ज ही तो है भाई, छोटी सी एरिया है तो हम इसको लगभग ये मान सकते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, बाहर की तरफ। AB के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको आप किससे डिनोट कर रहे हैं, E2 से, तो E2 इस तरफ होगी। अब हम जानते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, वो 0 तभी हो सकती है कि जब इस बचे हुए हिस्से ACB के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में हो और इसके बराबर हो, ठीक है। तो E2 तो इधर हो गई और E1 इधर हो गई, तो ये आ गया हमारे पास E2 माइनस E1, ठीक है। इस पर्टिकुलर सेक्शन से इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। मैं यहां पे इसको ना इस डायग्राम के साथ मिक्स मत कर देना, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से क्या पता चलता है, E1 को उठा के यहां ले आओ, E1 इज इक्वल्स टू E2, therefore E1 इज इक्वल्स टू E2। तो ये E1 इज इक्वल्स टू E2 वाला जो फंडा है इसको उठा के इस इक्वेशन में काम में ले लें, तो हम ये कह सकते हैं
कि फ्रॉम, यार ये मार्कर को क्या हो जाता है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से आप क्या कह सकते हैं, तो इस इक्वेशन फर्स्ट से क्या आएगा बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन टू से हमें पर क्या रिजल्ट मिलेगा, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू से ये E1 और E2 बराबर हैं, ठीक है, तो मैं E1 की जगह भी E2 सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं या E2 की जगह भी E1 सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हम ये कह सकते हैं E1 प्लस E1 इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E1 प्लस, भाई ये E1 था और E2 और E1 तो बराबर ही है, तो मैंने E2 की जगह भी E1 रख दिया, तो E1 प्लस E1 इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो E1 की वैल्यू कितनी आ गई, E1 प्लस E1 2E1 हो गए, तो E1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। गुड आउट, ठीक है। अब बड़ा सिंपल सा काम है, ये जो छोटा सा हिस्सा AB है, लेट फोर्स ऑन AB, AB के ऊपर जो फोर्स लग रही है उसे हम मान लेते हैं कि कितनी है, DF। तो बेटा DF की वैल्यू कितनी होगी, DF की वैल्यू होगी AB के पास जितना चार्ज है, क्या है, AB के पास जितना चार्ज है मान लेते हैं DQ मल्टीप्लाइड बाय AB जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के संपर्क में आ रहा है या AB जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। यहां से थोड़ा सा गहराई से समझेंगे, थोड़ा समझने में दिक्कत आती है बेटा। कोई भी चार्ज अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कभी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है, उसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हम जानते हैं कि किसी भी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगती है, उस पर क्या लगती है, फोर्स लगती है। लेकिन एक चार्ज खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कभी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, मैं इसको एक बार यहीं पॉज मार देंगे, ठीक है। मान लो ये आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, मैं जैसे जैसे इसको आगे ले जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे सरकती जाएगी, ठीक है। तो एक चार्ज खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कभी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, वो किसी दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है। दो चार्जेस अगर एक दूसरे के पास हैं तो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। एक सिंगल चार्ज अगर एक जगह पड़ा है तो ऐसा नहीं होगा कि वो खुद को परेशान करने लग जाएगा या खुद पे फोर्स लगाने लग जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा जी ये जो AB है इस पर फोर्स खुद AB नहीं लगा सकता, मतलब AB के ऊपर जो फोर्स लग रही है, इस पार्ट AB के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो इस AB के पास जो चार्ज है उसके कारण तो लग नहीं सकती, ठीक है ना। लगेगी किसके कारण, ये जो बचा हुआ पोर्शन है यानी ACB, ठीक है। तो बेटा ACB के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, E1। किसी भी चार्ज को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगती है Q इंटू E, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में वो रखा हुआ है। इसके पास चार्ज कितना है, DQ। इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाने के लिए जिम्मेदार है या रेस्पॉन्सिबल है वो कौन सी है, E1। E2 नहीं है, क्योंकि E2 तो इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इसको परेशान नहीं कर रही, इसको परेशानी E1 से है, ठीक है। तो AB पे लगने वाली फोर्स कितनी होगी, ये होगी, कोई डाउट, ठीक है। अब मैं बात बताऊं आपको, एक बात आपसे मैं पूछूं कि DQ की वैल्यू कितनी होगी। DQ मतलब इस AB के पास जो चार्ज है, मान लेते हैं कि AB का एरिया कितना है, DA। कितना, छोटी छोटी चीजों के साथ D लगाया जाता है, ठीक है। तो DA तो सिग्मा इंटू DA, ये DQ की वैल्यू हो जाएगी। सिग्मा तो एक यूनिट एरिया पे चार्ज है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसको इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो इस पर्टिकुलर एरिया का चार्ज आ जाएगा। कोई डाउट यहां तक, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय E1 की वैल्यू कितनी है, ऊपर से उठा लें, ये E1 की वैल्यू यहां उठा के रख दें तो कितनी हो जाएगी, इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा DF की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 सिग्मा इंटू सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट डॉट DA। मजा आया, कोई डाउट यहां तक,
मुझे उम्मीद नहीं होगा, अगर है तो तुम कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। मिटा दूं इस सेक्शन को, आगे से मिटाना शुरू कर रहा हूं, यहां तक आप लिख लेंगे। तो अब फोर्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा? फोर्स की वैल्यू होगी डीएफ का पूरी इस एरिया के लिए इंटीग्रेशन। तो जब आप डीएफ का इंटीग्रेशन करेंगे, कभी भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट्स का नहीं होता। 1/2 कांस्टेंट है, नहीं होगा। सिग्मा स्क्वायर कांस्टेंट है, नहीं होगा। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, फिर नहीं होगा। बच गया क्या? डीए। जब तुम इस डीए का इंटीग्रेशन करोगे, मतलब सारे डीए को जोड़ लोगे, तो क्या मिलेगा? इन छोटे 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 टुकड़ों को जोड़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा बेटा, इस स्फीयर की पूरी एरिया मिल जाएगी। और स्फीयर की एरिया कितनी होती है बेटा पुष्पिंदर? कितनी होती है यार? क्या करते हो? 4 पाई, इसका रेडियस मान लो r, तो r स्क्वायर। तो ये इसके सरफेस पे, ये किसी भी चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे बाहर की तरफ, या सिर्फ स्फेरिकल कंडक्टर है उस पर बाहर की तरफ लगने वाली फोर्स है। अगर कोई और कंडक्टर है तो 1/2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, तो ये का ये रहेगा सिग्मा स्क्वायर, सॉरी सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ऐसा का ऐसा रहेगा। और यहां पे उस पर्टिकुलर सरफेस की एरिया आ जाएगी। कोई डाउट? मुझे पूरी उम्मीद नहीं होगी, अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देंगे। ये फोर्स आ गई तो प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है? तो इस एरिया को डिवाइड कर दो, डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा? 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आरबीएससी वाले बच्चे कृपया ध्यान दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? ये आपका सिलेबस चेंज होने के बाद एक बार ही पूछा गया है, इस बार फिर पूछा जा सकता है। पूरे चांसेस हैं कि 2021 में जो आपका बोर्ड का पेपर लगेगा उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेटा दूं, ठीक है? ये आ जाता है हमारा अगला डेरिवेशन, एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड कंडक्टर पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है? तो अब देखो क्या है बेटा, एक चार्ज कंडक्टर है, यही हमारा स्फीयर है। मान लो ये पूरा का पूरा चार्ज किया हुआ है, ठीक है? मैं इस पे चार्ज नहीं बना रहा हूं, वरना मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं वो समझा नहीं पाऊंगा डायग्रामेटिकली। मान लो कि इसके ऊपर चार्ज है, तो इस पे सारा का सारा बाहर की तरफ एक दबाव बना हुआ है, ठीक है? अब उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, तुमने एक 9th और 10th क्लास में पढ़ी होगी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? कितना क्या फॉर्मूला पढ़ा? mgh नाम की चीज पढ़ी है। इस रजिस्टर की एनर्जी कितनी है? इसके पास अभी रुका हुआ है, काइनेटिक तो है नहीं, पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे मैं इसको छोड़ूंगा क्या होगा? भागेगा, गिरेगा, अर्थ की तरफ गिरेगा, ठीक है? बेटा मेरी बात याद रखना, जिस भी चीज के पास, मतलब आप जब भी किसी चीज को फ्री छोड़ते हो और वो वहां से भागती है, वो वहां से कहीं ना कहीं भागती है, नीचे गिरती है, ऊपर उड़ती है, इधर जाती है, इधर जाती है, उधर जाती है, इधर आती है, कहीं भी जाती है, इसका मतलब उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है और वो उस एनर्जी को खर्च करना चाह रहा है, ठीक है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्री छोड़ने पर रुकता नहीं है, मान लो मैंने किसी चीज को यहां छोड़ा और वो रुक गई, किसी चीज को मैंने यहां छोड़ा और वो रुक गई, इसका मतलब उसके पास कोई एनर्जी नहीं थी। लेकिन अगर मैं किसी चीज को फ्री छोड़ रहा हूं और वो रुक नहीं रहा, इसका मतलब कुछ ना कुछ लोचा है। लोचा क्या है? कि उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है। ये एनर्जी की पहचान होती है। जैसे स्प्रिंग को आप खींचते हो तो 11th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है 12kx²। अगर स्प्रिंग को डिस्प्लेस करोगे इक्विलिब्रियम से तो उसके पास एनर्जी है, इसीलिए तो छोड़ोगे तो भागेगी। रबर बैंड को खींचोगे तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, छोड़ोगे तो भागेगा। जिस भी चीज के पास एनर्जी है वो सब अपनी एनर्जी को निकालना चाहते हैं, खर्च करना चाहते हैं, इसलिए वो वहां से भाग के अपनी एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदलना चाहेंगे, ठीक है? तो अब मैं एनर्जी पे डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि एनर्जी आप लोगों को मैं 11th क्लास में पढ़ाऊंगा। तो बेटा अब क्या है कि इसके पास चार्ज कहां है? सारा का सारा सरफेस पे। ध्यान से सुनना, मैंने कोई ऐसी मशीन बनाई जिसकी मदद से मैंने इसके सरफेस के चार्ज को प्रेस किया, दबाया, दबा के मैंने कहा चलो सालो अंदर चलो, तुम लोग सरफेस पे नहीं रहोगे। और मैं कैसे ना कैसे करके हिम्मत करके, मैं अलग मार्कर ले लूं, मैं कैसे ना कैसे करके हिम्मत करके उस पूरे के पूरे चार्ज को इतना अंदर तक घसीट के लिया है, धक्का देकर सारे पे पूरी ताकत लगा दी, सारी जान लगा दी, और ये चार्ज यहां तक आ गया। मतलब हमने इस स्फीयर को कंप्रेस कर दिया। याद रखना, मैंने यहां पे स्फीयर को कंप्रेस नहीं किया है, स्फीयर के चार्ज को अंदर लेके आया हूं मैं ताकत लगाएगी। स्फीयर वही का वही है, उसके ऊपर जो चार्ज था उसको मैंने जोर लगा के अंदर ले आया, ठीक है? यहां तक लिया है, इतनी हिम्मत थी, इसके आगे नहीं जा रहा। इतना गजब का रिपल्शन होता है चार्जेस का कि इससे आगे हम नहीं जा पा रहे, मान लेते हैं, ठीक है? अब क्या होगा?
अगर मैं जैसे इन चार्जेस पे लगी अपनी जो ताकत लगाई थी वो हटा दूंगा, ये वापस भाग जाएंगे और वापस भाग के कहां चले जाएंगे, सरफेस पे चले जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडक्टर के अंदर एनर्जी है। एक चार्ज कंडक्टर के अंदर एनर्जी होती है, इसीलिए आप वहां चार्ज को ले जाते हो, छोड़ते हो, फिर भाग जाता है, साले को फिर लाते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर भाग जाता है। ठीक है, तो ये भाग जाता है। ये भाग रहा क्यों? क्योंकि अंदर जो भी चार्ज पार्टिकल है उसके पास एनर्जी है। तो एक कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी को हम लोग यहां पे डिराइव करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि मैंने यहां से इस पूरे सरफेस वाले चार्ज को मैं डी आर दूरी तक अंदर घसीट के लेके आया। कितनी दूरी तक अंदर घसीट के लाया? डी आर दूरी तक। और ये मान लेते हैं कि स्फीयर का रेडियस कितना था? आर। छोटा वाला आर लूंगा मैं तो, स्मॉल आर। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? अब कैसे पता चलेगा कि इसके पास कितनी एनर्जी है? तो यहां पे वही हमारा पुराना प्रचलित फॉर्मूला, हम लोग क्या करेंगे, एक छोटे से हिस्से के लिए, एक छोटे से पोर्शन के लिए एनर्जी की कैलकुलेशन करेंगे, फिर इंटीग्रेशन कर देंगे। वो छोटा सा पोर्शन जो मैंने शेडेड पोर्शन बनाया ये है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो मैंने पट्टी सी रिंग सी बनाई ना बाहर, ये मैंने सरफेस पे जो रिंग बनाई है, हम इस रिंग के अंदर स्टोर्ड एनर्जी निकालेंगे। मेरा एनर्जी का एक बड़ा शानदार काम होता है, एनर्जी और वर्क। एनर्जी और वर्क दोनों की ही यूनिट क्या होती है? जूल। क्योंकि दोनों ही वन एंड द सेम थिंग होती है। मतलब अगर किसी के पास 10 जूल की एनर्जी है, याद रखना, किसी के पास 10 जूल की एनर्जी है, इसका मतलब वो 10 जूल का वर्क कर सकता है, उसके बाद नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने बाहर से चार्ज को डिस्प्लेस करके अंदर तक लेके आया, मैं चार्ज को बाहर से डिस्प्लेस करके अंदर तक लेकर आया, तो जितना वर्क मैंने किया वो वर्क, वही वर्क इस पर्टिकुलर सेक्शन की एनर्जी के बराबर था। मतलब आप अगर बड़े हैरान होंगे इस कॉन्सेप्ट को जान के कि एक बॉडी एस्टर फोर्स कितनी लग रही है? mg। तुमने इसको डिस्प्लेसमेंट कितना दिया? h। तो तुम कहते हो mg इंटू एच। mg इंटू एच क्या है? mg इंटू एच क्या है? mg तो फोर्स है, h डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क डन। क्या होता है? वर्क डन। और उसी को तुमने पोटेंशियल एनर्जी का नाम दे दिया। बड़े बदतमीज हो यार। बदतमीज नहीं हो, ये बिल्कुल सही है। एनर्जी और वर्क डन एक ही चीज होती है। ठीक है, इनके बीच में जो रिलेशन होता है बड़ा गहरा होता है। उस गहरे रिलेशन को मैं तुमको 11th क्लास के सब्जेक्ट में, 11th क्लास के टॉपिक्स में समझाऊंगा। अभी के लिए समझ लो कि मुझे अगर इस पट्टी की एनर्जी निकालनी है, इस ब्लू कलर वाली रिंग की एनर्जी निकालनी है, तो मुझे चार्जेस को यहां से यहां तक लाने में किया गया वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा। कोई डाउट? तो देखो बेटा, मैं यहां से वर्क डन निकालता हूं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? मान लेते हैं कि इस पट्टी को कवर करने के लिए, इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ा? dw। इस dw की वैल्यू कितनी होगी? f, जितनी फोर्स मैंने लगाई, डॉट dr। ठीक है, जितना डिस्प्लेसमेंट नहीं है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितनी लगाई? इससे जस्ट पीछे वाले चैप्टर में हमने निकाला था कि किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे लगने वाली फोर्स, चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे लगने वाली फोर्स कितनी होती है? 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू इंटू इंटू, जल्दी बोलना, एरिया 4πr² डॉट dr। ठीक है, अगर टोटल वर्क डन निकालेंगे वही तो एनर्जी कहलाएगी। टोटल वर्क डन निकालेंगे तो वही तो एनर्जी कहलाएगी। तो बेटा वो कैसे निकलेगा? dw का जो तुमने निकाला उसका इंटीग्रेशन कर दो, बड़ा सिंपल है। तो बेटा टोटल वर्क डन को, या जिसको हम टोटल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का नाम दे रहे हैं, वो कितना हो जाएगा? dw का इंटीग्रेशन करोगे तो 1/2 कांस्टेंट है, नहीं हो सकता इंटीग्रेशन। सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन कांस्टेंट है, नहीं हो सकता। 4 कांस्टेंट है, नहीं हो सकता। पाई कांस्टेंट है, नहीं हो सकता। r भी कांस्टेंट है। यहां पे r रेडियस है, कोई डिस्टेंस नहीं है, ये कांस्टेंट ही है। स्फीयर का रेडियस तो पूरा वैसा का वैसे रहेगा, तुम कहीं भी चले जाओ तो ये सारा सामान बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन में क्या बच जाएगा? फक 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 r²/3 हो जाएगा। r³/3 हो जाएगा। चलो काउंट बन। तो बेटा ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1/2 कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। 4 कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा।
पाई कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। आर स्क्वायर और डी आर एक ही फंक्शन है, तो आर स्क्वायर डी मतलब 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट और 4 पाई यहां बच जाएगा। आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। देखा, मुझे मैथ्स भी आती है, तो कितना होता है, आर की स्क्वायर है तो आर की पावर 3 अपॉन 3 ये आ जाएगा। ठीक है, या मैं ये कह सकता हूं कि टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, स्फीयर की पूरी वॉल्यूम। ठीक है, और हम जो डेरिवेशन वो कर रहे हैं, वो जो डेरिवेशन हम कर रहे हैं ये डेरिवेशन है पर यूनिट वॉल्यूम के, ये तो टोटल एनर्जी है। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी यूवी, ये होती है टोटल एनर्जी। हेलो, हाँ काशी जी, एक मिनट रुको, मैं पूछ के बताऊं। तो बेटा इस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम किससे डिनोट कर देते हैं, यूवी से। ये क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, यानी कि 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वही फॉर्मूला जो अभी कुछ देर पहले प्रेशर का आया था। बड़ी विडंबना है कि एनर्जी और प्रेशर की डायमेंशन अलग अलग है लेकिन फॉर्मूला सेम। ऐसा कैसे हुआ? मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं अपने इस वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं कि जब कल ये वीडियो आपके सामने प्रीमियर पर होगा तो उस समय आप लोग लाइव कमेंट पे मैं आप लोगों के साथ चैट करूंगा, तब मुझे इसका आंसर देंगे। मेरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुन लो। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला है, ठीक है, और प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है? प्रेशर की डायमेंशन होती है एम फोर्स अपॉन एरिया, यानी एम एल टी -2 तो फोर्स हो गया, ठीक है, अपॉन एरिया यानी L2। तो L2 से कितनी बन गई, एम एल -1 T -2। ये प्रेशर की डायमेंशन होती है, ठीक है। और एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, जूल, एम एल टी -2 फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी एक एल और आ जाएगा। तो बेटा इन दोनों की डायमेंशन तो अलग अलग है लेकिन फॉर्मूला सेम है। यही फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रेशर का निकाला था और यही फॉर्मूला एनर्जी का आ रहा है। तो ये दोनों फॉर्मूले सेम कैसे हो गए? मेरा क्वेश्चन सुन लेना, ये कॉम्पिटिशन्स में आया हुआ क्वेश्चन है। और सीबीएसई बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन, आरबीएसई बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन ये आया हुआ है कि डायमेंशंस ऑफ एनर्जी एंड प्रेशर आर सेम और डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। अगर डायमेंशन डिफरेंट है तो फॉर्मूला सेम कैसे हो गया? ये क्या हो गया? ये तो फिजिक्स पे बदनामी होगी। मेरे को इसका सॉल्यूशन आप बताएंगे कल कमेंट सेक्शन में, ठीक है। यहां पर हम लोग आपकी फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेक्शन खत्म करते हैं।